हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 मार्च को एमपीसेट का एग्ज़ाम हुआ है और आज हम सॉल्व करने वाले हैं पीवाईक्यू। तो बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा सबसे पर्यावरणीय अनुकूल है? ए बायोगैस, बी सीएनजी, सी हाइड्रोजन, डी एथेनॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बायोगैस। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजीएस को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2015। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सही कूट की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, डी गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड OSO WOG किसका हिस्सा है? ए पेरिस समझौता, बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेले आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से किस अधिनियम को वर्ष 1904 में पारित किया गया? ए भारतीय संसदीय अधिनियम, बी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, सी भारतीय डाक सेवा अधिनियम और डी भारतीय पुलिस सेवा अधिनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वैदिक गणित के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है? ए भास्कराचार्य, बी श्रीनिवास रामानुजन, सी शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ, डी सत्येंद्रनाथ बोस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ए 1948, बी 1957, सी 1973, डी 1978। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1973। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? ए 4 जुलाई 2020, बी 24 नवंबर 2022, सी 26 जनवरी 2023, डी 25 सितंबर 2020। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 25 सितंबर 2020। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य नहीं है? ए फर्स्ट उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश तथा बहुनिर्गमन का प्रावधान, दूसरा व्यावसायिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2023 तक 50% तक बढ़ाना, तीसरा है विद्यालयीन शिक्षा के लिए एक नवीन एवं व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा की स्थापना करना, और चौथा है भारत में विश्वविद्यालयीन शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने एवं निगरानी हेतु विद्यालयीन अनुदान आयोग की स्थापना करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इसको इस विकल्प के माध्यम से सॉल्व करना था। ए है 1 एवं 3, बी 2 एवं 3, सी 3 एवं 4, डी केवल 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन से अध्यापन स्तर के लिए कक्षा का वातावरण खुला और स्वतंत्र होना चाहिए? ए स्मृति स्तर, बी बोध स्तर, सी चिंतनशील स्तर, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चिंतनशील स्तर। अगला प्रश्न है, पारंपरिक शिक्षा का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? ए छात्र केंद्रित शिक्षा, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी तंत्र ज्ञान आधारित शिक्षा और डी परियोजना आधारित शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छात्र केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न है, पियाजे के बौद्धिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे नई संकल्पना या नया ज्ञान समझने के लिए अपने पुराने ज्ञान की मदद लेते हैं। यह है आत्मसतीकरण, बी समायोजन, सी संतुलन, डी अवधारणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आत्मसतीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा दृष्टिकोण मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए. सतत और व्यापक मूल्यांकन, बी. वस्तुनिष्ठ सत्रांत परीक्षा आयोजन करना, सी. छात्रों के संचित रिकॉर्ड बनाए रखना, डी. सेमेस्टर प्रणाली मूल्यांकन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 किस अधिनियम को पुनर्स्थापित करता है? ए. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, बी. विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, सी. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और डी. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म बताना है। जब शोध समस्या के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है, अन्वेषणी अनुसंधान। बी. जब सामाजिक स्थितियों, घटनाओं, संरचना या प्रणाली का विशद अध्ययन करना होता है, व्यवहारिक अनुसंधान। सी. जब सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग एवं परिणात्मक मापन करना होता है, मात्रात्मक अनुसंधान। विभिन्न समय में होने वाली घटना या सामाजिक समस्या का विस्तृत अध्ययन करना होता है, लंबात्मक अनुसंधान। इसमें बताना था कि कौन सा युग्म गलत है, गलत युग्म का चयन करना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब सामाजिक स्थितियों, घटनाओं, संरचना या प्रणाली का विशद अध्ययन करना होता है, व्यवहारिक अनुसंधान। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ए. सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद का अर्थ है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, तर्क और धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना। बी. सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद के प्रणेता ऑगस्ट कॉम्टे को माना जाता है। सी. मार्क्सवादी विचार पद्धतियाँ प्रत्यक्षवाद की तीव्र आलोचना करती हैं। डी. प्रत्यक्षवाद के बाहर कुछ विचार पद्धतियाँ विकसित हुई, जैसे कि प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद, घटना क्रियावाद और लोक पद्धति विज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद का अर्थ है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, तर्क और धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना। अगला प्रश्न है, आधुनिक भाषा संघ पद्धति एवं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ पद्धति किससे संबंध रखती है? ए. प्रतिवेदन लेखन पद्धतियों से, बी. शोध भाषा एवं शब्दकोश से, सी. तथ्य विश्लेषण की पद्धतियों से, डी. उद्धरण तथा संदर्भ लेखन के तरीके से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उद्धरण या संदर्भ लेखन के तरीके से। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी शोध प्रतिवेदन लेखन के समय सम्मुख आने वाली चुनौतियां हैं? 1. भाषा की चुनौती, 2. जनता के ज्ञान स्तर की जानकारी प्राप्त करना और इसी स्तर के अनुरूप लेखन करना, सी. सत्य को अभिव्यक्त करने की चुनौती, डी. अनुसंधानकर्ता की पहचान और शोध उद्देश्य को छुपाए रखने की चुनौती, 5. वस्तुनिष्ठता बनाए रखने की चुनौती। सही कथनों के कूट का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 5। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में निम्नांकित चरणों शोध प्रक्रिया के सही क्रम का चयन कीजिए। 1. चरों का चयन, 2. निदर्शन निर्धारण, 3. तथ्यों का विश्लेषण, 4. साहित्य समीक्षा, 5. प्रतिवेदन लेखन, 6. शोध समस्या निर्धारण, 7. प्रकल्पना निर्माण, 8. सामग्री का संकलन। सही क्रम का कोड है 6, 4, 7, 1, 2, 8, 3, 5। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 से 25 तक के लिए गद्यांश दिए हैं, गद्यांश पढ़ करके आंसर दे रहा है। हम सीधे चलते हैं आंसर क्वेश्चन पे। प्रश्न 21 है, उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ए. आपदा प्रबंधन, बी. चिंतनशील व्यक्तियों का निर्माण, सी. बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास, डी. सामाजिक कल्याण।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपदा प्रबंधन। अगला प्रश्न है, उच्चतर शिक्षा की ओर युवाओं को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। ए तकनीकों का अत्यधिक उपयोग, बी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास, सी व्यापार में उन्नति, डी संस्थागत स्वायत्तता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। ए उच्चतर शिक्षा आर्थिक विकास को स्थायित्व प्रदान करती है, बी संविधान में भारत की परिकल्पना सामाजिक रूप से सचित राष्ट्र के रूप में की गई है, सी उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास से आजीविका प्रदान करना नहीं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास है, आजीविका प्रदान करना नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में उच्चतर शिक्षा किस प्रकार अपना योगदान देती है? ए संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करके, बी भाईचारे का भाव जगाकर, सी नैतिक बल बढ़ाकर और डी ज्ञान निर्माण और नवाचार द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ज्ञान निर्माण और नवाचार द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के समग्र विकास के लिए क्या आवश्यक है? ए पूर्व विद्यालय से लेकर उच्चतर शिक्षा तक एक निर्धारित क्रम में कौशल एवं मूल्यों की शिक्षा, बी संविधान द्वारा निर्धारित मानकों का समग्र अनुपालन, सी बौद्धिक जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक स्वभाव का निरंतर विकास और डी सामाजिक जीवन में अतिशय सक्रियता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्व विद्यालय से लेकर उच्चतर शिक्षा तक एक निर्धारित क्रम में कौशल एवं मूल्यों की शिक्षा। अगला प्रश्न है, छात्रों के चेहरे का भाव संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है? ए संदेश, बी प्रेषक, सी चैनल, डी प्राप्तकर्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्राप्तकर्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देह भाषा भाव भंगिमा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द कौन सा है? ए निकटता, बी कालक्रम, सी गैर मौखिक, डी स्पर्शिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गैर मौखिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मौखिक संप्रेषण का एक प्रभावी रूप माना जाता है? ए कहानी सुनना, बी नारेबाजी, सी ऊंची आवाज का प्रयोग और डी स्वगत भाषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कहानी सुनना। अगला प्रश्न है, सांकेतिक संदेश किसके माध्यम से प्रसारित होता है? ए प्रतीक, बी संदेश, सी चैनल, डी प्रेषक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतीक। अगला प्रश्न है, शिक्षकों की कक्षा में अधिकतम प्रभावी संप्रेषण करने में खालिस्तान मदद करता है? ए अध्यापन परिणाम, बी अध्यापन निवेश, सी अध्ययन परिणाम और डी अध्यापन अध्ययन के परिणाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अध्ययन परिणाम। अगला प्रश्न है, भाषा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग निर्देशात्मक कार्य को संदर्भित करता है? ए खिड़की बंद कर दो, बी सभी मनुष्य मरणशील है, सी मैं आज खुशी महसूस कर रहा हूँ, डी कुछ कुत्ते मिलनसार होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खिड़की बंद कर दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान प्रमाण का आवश्यक घटक नहीं है पूछा है। आवश्यक घटक नहीं है। ए हेतु, बी प्रत्यक्ष, सी पक्ष, डी व्याप्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है, देवदत्त जो जीवित है वह घर में नहीं है, उसके घर में न होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह घर के बाहर गए हैं। उपयुक्त उदाहरण किस प्रमाण को दर्शाता है? ए अनुपलब्धि, बी अनुमान, सी अर्थापत्ति, डी उपमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थापत्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र प्रतिदर्श के बीच का अंतर परिभाषित कर रहा है? ए प्रतिदर्श संपूर्ण आंकड़ों का समूह है, बी समग्र प्रतिदर्श के समान है, सी समग्र प्रतिदर्श का एक उपसमूह है और डी प्रतिदर्श समग्र का एक उपसमूह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रतिदर्श समग्र का एक उपसमूह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आंकड़ों के वर्गीकरण की विधियाँ हैं? ए संख्यात्मक, श्रेणीबद्ध,
और क्रमिक, बी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, सी असतत, बाइनरी और सतत, डी वर्गांतर, मात्रात्मक और गुणात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्गांतर, मात्रात्मक और गुणात्मक। अगला प्रश्न है, नामांकिक माप को निम्नलिखित में से किस उदाहरण से बेहतर समझा जा सकता है? ए वजन को किलोग्राम में मापना, बी लिंग वर्गीकरण जैसे पुरुष और महिला, तापमान डिग्री सेल्सियस में मापना, डी ऊंचाई इंच में मापना। यहाँ पूछा है नामांकिक माप को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग वर्गीकरण जैसे पुरुष और महिला। अगला प्रश्न है वाईफाई इसका एक उदाहरण है। ए वायरलेस वीएन टेक्नोलॉजी, बी वायरलेस एमएएन टेक्नोलॉजी, सी वायरलेस एलएएन टेक्नोलॉजी, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, जब एक फाइल को सर्वर से कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे कहा जाता है? ए एक फाइल का क्रियान्वयन है, बी फाइल अपलोड करना, सी फाइल डाउनलोड करना, डी एक फाइल निकालना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइल डाउनलोड करना। अगला प्रश्न है, अनुत्तरदायी प्रोग्राम को बंद करने के लिए उपयोग किए जाने वाला विंडोज़ यूटिलिटी प्रोग्राम है? ए टास्क मैनेजर, बी डिस्क मैनेजर, सी फाइल एक्सप्लोरर, डी लाइब्रेरी एक्सप्लोरर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टास्क मैनेजर। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में एक टेम्पलेट बताना है आगे कि जो टेम्पलेट होता है वो किसी विशेष प्रकार के दस्तावेज के लिए एक बुनियादी संरचना प्रदान करता है, बी एक जटिल कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक चरणों के माध्यम से एक उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन करता है, सी आदेशों की एक श्रृंखला समूहित करता है ताकि वे एक ही आदेश के रूप में चल सके, और डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MS वर्ड में एक टेम्पलेट किसी विशेष प्रकार के दस्तावेज के लिए एक बुनियादी संरचना प्रदान करता है। अगला और आखिरी प्रश्न है, वॉर्म एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो ए स्वयं को दोहराता है, बी मालवेयर का एक रूप है, सी फाइल में या डिस्क पर किसी विशेष स्थान पर स्वयं की छवि बनाता है, और डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।